वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंता। हमने रूसो की सामान्य इच्छा को इस अंक के पूर्व पढ़ा था। उसके पूर्व हमने हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को भी जाना था। एक प्रश्न इस इकाई में अक्सर आता है, हॉब्स, लॉक, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन, या हॉब्स, लॉक, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की तुलना कीजिए। और जब एक प्रश्न आता है तो हम सोचते हैं कि तुलना कैसे करें। तो मैंने आपको अलग अलग तो हॉब्स, लॉक, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझा ही दिया है। आज तीनों विचारकों द्वारा दिए गए समझौता सिद्धांत की तुलना हम कैसे करेंगे, ये समझने का विषय है। मैंने आपको तीनों के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझाते समय कुछ बिंदु बताए थे। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप और राज्य का स्वरूप। ये वो मुख्य बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पर तीनों विचारकों द्वारा दिए गए समझौता सिद्धांत की तुलना हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करें मानव स्वभाव की। तो हॉब्स ये मानते हैं कि मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, यश कीर्ति की कामना करने वाला है, प्रतिस्पर्धी है, प्रतिद्वंदी स्वभाव वाला है। लॉक ये मानता है कि मनुष्य मूल रूप से समझदार है, सहयोगी है, दयालु है, परोपकारी है, बहुत अच्छा है, सब है। और रूसो ये कहते हैं कि मनुष्य मूल रूप से भूला है, निर्दोष है, निरपराध है। तो पहली तुलना तीनों के अनुसार मानव के स्वभाव की। दूसरी तुलना जो हम करेंगे प्राकृतिक अवस्था की। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध की अवस्था थी। लगातार लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, मारकाट मची हुई थी, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा रही थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी, और खून खराबा हो रहा था, मारकाट मची हुई थी, हर एक व्यक्ति को मृत्यु का भय सता रहा था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, शांत सुखी जीवन मनुष्य जी रहा था। उसके जीवन का सूत्र था, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा आप दूसरों से चाहते हो। मनुष्य तीन प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग कर रहा था, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था दो भागों में बांट करके वो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हैं। एक पूर्वार्ध की प्राकृतिक अवस्था है और दूसरी उत्तरार्ध की प्राकृतिक अवस्था है। पूर्वार्ध की प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी अवस्था थी। रूसो कहता है मनुष्य मस्त मौला प्राणी की तरह जीवन जी रहा था, उसे न ऊँटों का लेना था न माधो का देना था, वह आदर्श बर्बर की भांति जीवन जी रहा था। उसका जीवन उदार गणेशर का जीवन था। वो स्वर्णिम युग के स्वर्गीय आनंद की अनुभूति कर रहा था। बहुत अच्छा जीवन था, बिल्कुल स्वतंत्र, कहीं पर भी बेड़ियों से चिपटा हुआ नहीं। पर उत्तरार्ध की प्राकृतिक अवस्था में रूसो ये मानते हैं कि परिवार और संपत्ति का उदय हुआ, झगड़ों का उदय हुआ, चोरी का भय सताने लगा। इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था। फिर तीसरा बिंदु बनता है समझौते का कारण। हॉब्स के अनुसार समझौते का कारण मनुष्य को मृत्यु का भय और आत्मरक्षा। मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मरक्षा के लिए समझौता किया गया। लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार थे जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के,
उन अधिकारों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं थी, और यदि कोई उसका उल्लंघन करे, अतिक्रमण करे, तो उसे दंड देने वाली कोई संप्रभु शक्ति नहीं थी। तो इसके लिए समझौता हुआ, ये समझौते का कारण था। और रूसों के अनुसार चोरी का भय, हिंसा का भय, झगड़ों का भय, इसके कारण समझौता हुआ। फिर अगला बिंदु बनता है समझौते का स्वरूप। समझौता कैसा था, किस किस के बीच में हुआ, कैसे हुआ, क्या लिखा गया। तो हॉब्स ये कहते हैं कि समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हुआ। प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ यह समझौता किया कि मैं अपने ऊपर शासन के समस्त अधिकार इस संप्रभु लेवियाथन को सौंपता हूं, इस शर्त पर कि तुम भी अपने ऊपर शासन के समस्त अधिकार इस संप्रभु लेवियाथन को सौंप दो। ये समझौता हॉब्स बताते हैं। हॉब्स के अनुसार समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हुआ, शासक समझौते का परिणाम है, समझौते का भागीदार नहीं है। लॉक के अनुसार एक समझौता नहीं, दो समझौते हुए। पहला समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हुआ, जिससे सिविल समाज बना, और जिसमें व्यक्तियों ने उन मामलों में जिसमें उन्हें समस्या थी, यानी प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या और उल्लंघन करने वालों को दंड देना, वो शक्ति उन्होंने समाज को सौंपी। दूसरा समझौता समाज और शासक के बीच में हुआ, जिसमें समाज ने वो शक्तियां जो व्यक्तियों ने उसे सौंपी थी, वो शक्तियां उन्होंने शासक को सौंपी। रूसों के अनुसार समझौता व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत और सामूहिक हैसियत के बीच में हुआ, और व्यक्तियों ने सामान्य इच्छा के निर्देशन में कार्य करना स्वीकार किया। व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत यानी A, B, C, D ने A प्लस B प्लस C प्लस D के साथ समझौता किया, और इस प्रकार से एक हाथ से सारी शक्तियां समाज को देने के साथ उसी समाज का सदस्य होने के नाते सारी शक्तियां पूर्ण व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसा रूसो मानते हैं। और रूसो के अनुसार ये जो समझौता हुआ, ये समझौते में सामान्य इच्छा निर्मित हुई, और सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। आदर्श इच्छाएं वे इच्छाएं हैं जो सामान्य हित पर आधारित है, जन सामान्य की इच्छा है और विवेक पर आधारित है, तो वो सर्वोच्च है। और उस सामान्य इच्छा के निर्देशन में सभी व्यक्तियों ने कार्य करना स्वीकार किया, ऐसा रूसो मानते हैं। तो ये मैंने समझौते का स्वरूप तीनों विचारकों के अनुसार क्या है आपको बताया। अब आता है समझौते के बाद जो राज्य बना, वो राज्य कैसा था। तो हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों ने अपनी सारी शक्तियां, केवल आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर के सारे अधिकार शासक को सुपुर्द कर दिए, और शासक समझौते का भागीदार नहीं है, केवल परिणाम है। तो भागीदार नहीं होने के कारण वो समझौते की शर्तों से भी बंधा हुआ नहीं। तो ऐसे में वो जो शासन करेगा वो निरंकुशता से शासन करेगा। तो इसलिए जो राज्य उत्पन्न होता है समझौते के बाद, वो राज्य निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य है हॉब्स के अनुसार। लॉक के अनुसार समझौता समाज और शासक के बीच में भी होता है, तो इसका मतलब शासक समझौते का भागीदार है, परिणाम तो नहीं है, वो भागीदार भी है परिणाम के साथ साथ। और उस स्थिति में शासक समझौते की शर्तों से बंधा हुआ है, और शासक को सारी शक्तियां समाज नहीं सौंप रहा है, न ही व्यक्ति सारी शक्तियां समाज को सौंप रहा है। केवल उन मामलों में जिनमें समस्याएं हैं, वे ही अधिकार समाज को व्यक्ति दे रहा है, और समाज उन अधिकारों को शासक को सौंप रहा है। यानी प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करने और उल्लंघन करने वालों को दंड देने का अधिकार, ये अधिकार व्यक्तियों ने समाज को सौंपा, समाज ने शासक को सौंपा। तो अब शासक इस शर्त से बना हुआ है कि उसे केवल वही कार्य करना है जो उसे समाज ने सौंपा है, दूसरा कार्य उसे नहीं करना। तो इसका मतलब शासक की शक्तियां सीमित होगी। तो ये जो शासन अस्तित्व में आता है लॉक के अनुसार समझौते के बाद, वह शासन सीमित राजतंत्रात्मक शासन होगा। यानी शासक बंधा हुआ है और नहीं मानेगा तो उसकी जगह अपदस्थ करके किसी और को शासक बनाया जा सकता है। तो ये सीमित राजतंत्रात्मक शासन है लॉक के अनुसार। रूसो के अनुसार जो शासन हो रहा है वो सामान्य इच्छा के निर्देशन में चल रहा है, और सामान्य इच्छा में सभी व्यक्तियों की सामान्य हित पर आधारित इच्छाएं शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूसो के अनुसार
जो शासन आ रहा है अस्तित्व में वो लोकतंत्रात्मक शासन है। और रूसो तो जो सामान्य इच्छा की व्याख्या करता है और वो ये कहता है कि सामान्य इच्छा अधेय है, तो अधेय जब वो बता रहा है तो एक तरह से वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात कर रहा है। तो रूसो का शासन लोकतंत्रात्मक शासन है, रूसो का राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य है। तो ये तीनों ही विचारकों की तुलना हो गई। तीनों ही विचारकों के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, समझौता क्यों हुआ, समझौते का स्वरूप क्या था और उसके बाद जो राज्य अस्तित्व में आए वो क्या क्या थे, तो तीनों के विचार कर सकते